हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। मिडाइवल हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्जाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ठीक है। जनरल में जैसे कि रेलवे, SSC, बैंकिंग, BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल और जो BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है या फिर अन्य स्टेट में भी टीचर्स का एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो वो थे शाहजहाँ था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो वो था शाहजहाँ ने स्थानांतरित की थी आगरा से दिल्ली राजधानी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मारक और निर्माता सूची, एक को सूची दो से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ स्मारक है, उसके निर्माता दूसरी तरफ, तो उसको मिलान करना है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में ये किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। ठीक है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो ए का पहला। और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में किसने? तो अकबर ने बनवाया था। और मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था। और मोती मस्जिद दिल्ली में किसने बनवाया था? तो बनवाया था औरंगजेब ने। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाया था। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो 1 2 3 4 सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था। और मोती मस्जिद दिल्ली में किसने बनाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके होते हैं तो वो रिपीट भी होते रहते हैं, या इनके आसपास से ऑप्शन वाले क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण तो शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। ठीक है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? तो लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी है शाहजहाँ। दिल्ली के लाल किले को जो बनवाया था वो शाहजहाँ ने बनवाया था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में? तो शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो इनमें से दारा सिकोह को शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर। ठीक है, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। दारा सिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ध्यान रखेंगे, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? तो दारा सिकोह, आपको पता है। सिर ए अकबर के लेखक तो दारा सिकोह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू धर्मांधों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम, ये हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दारा सिकोह जो था हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था।
ये मुस्लिम था, प्रथम मुस्लिम था। ठीक है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो दारा शिकोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो वो कहा है एएल श्रीवास्तव ने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है? तो एएल श्रीवास्तव के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है एएल श्रीवास्तव ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो एएल श्रीवास्तव ने कहा है। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला ने उपहार में दिया था। ये सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला ने दिया था। सी आंसर होगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो शाहजहां ने सिजदा को समाप्त कर दिया था। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो औरंगजेब जो था अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो वो था औरंगजेब जो था शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 तक दक्कन का गवर्नर रहा था तथा 1652 ईस्वी में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय हुआ और मुगल बादशाह बनने तक रहा था। औरंगजेब से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, तो सही है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी मतलब औरंगजेब के बाद ये मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, तो शाहजहां के बाद औरंगजेब ही गद्दी पर बैठा था, इसका मतलब यही उत्तराधिकारी हुआ, तो सही है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया? नहीं, ऐसा नहीं था। ये युद्ध में जीत करके और सत्ता हथियाया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये सही आर गलत, तो सी आंसर हो जाएगा। ए सत्य है और आर असत्य है, सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी, तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं शुजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। ठीक है, अतः ये कथन सत्य है किंतु कारण गलत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, डी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो धर्मट का युद्ध औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था, सी आंसर हो जाएगा। धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल
1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोह की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मट युद्ध ने औरंगजेब की स्थिति को काफी सुदृढ़ बना दिया एवं शाही सेना की पराजय से दारा सिकोह की दुर्बलता प्रकट हुई। ठीक है, इसमें शाही सेना पराजय हुई थी जिसका नेतृत्व दारा सिकोह कर रहा था। ठीक है, ये ठीक है, दारा कर रहा था। और मुराद औरंगजेब की तरफ से लड़ा था। मुराद औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? तो धर्मट मध्य प्रदेश में स्थित है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन था? तो सुलेमान सिकोह था। डी आंसर हो जाएगा। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन था? सुलेमान सिकोह था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो अकबर ने कर दी थी। ठीक है, अकबर ने। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो वो था अकबर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बी आंसर होगा। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राणा जय सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गा दास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। दुर्गा दास ने औरंगजेब को अपने संरक्षण में रखा। राजपूताना तथा खान देश की कठिन यात्रा की, मुगल सेना से उसकी रक्षा की और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचाने में सफलता पाई। 1682 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत गया, किंतु अकबर फारस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जयसिंह के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जयसिंह के साथ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता था?
तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब जो दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, एंटोनियो मोन्सेराट, पीटर मुंडी। तो देखते हैं, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत की यात्रा पर आया था। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के समय तथा एंटोनियो मोन्सेराट अकबर के समय में भारत आए थे। इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में 1658 से 1707 ईस्वी में इनमें से कोई यात्री भारत नहीं आता है। तो इनमें से कोई नहीं। टॉमस रो और विलियम हॉकिंस तो आपको पता है कि जहांगीर के शासनकाल में ये दोनों आया था, विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो। और एंटोनियो मोन्सेराट अकबर के समय में आया था। ठीक है, और पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत की यात्रा की थी। तो औरंगजेब के शासनकाल में इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय 1686 ईस्वी में की थी। 1686 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो 1686 ईस्वी में की थी बीजापुर की विजय। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर की विजय की थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। औरंगजेब के दक्षिण में जिन दो राज्यों को औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे, कौन थे? तो बीजापुर और गोलकुंडा को विजय किया था औरंगजेब ने दक्षिण में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे तो बीजापुर और गोलकुंडा। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा को विजय प्राप्त किया था औरंगजेब ने। 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा, 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा 1687 एवं बीजापुर 1686 पर आधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन डिटेल्स को थोड़ा। दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य निर्दिष्ट करता है। ठीक है, दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है। ये देखिए मानचित्र ऐसे इतना किसके समय का है? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय का उसका राज्य था। दिया गया मानचित्र 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके विशाल राज्य को निर्दिष्ट करता है, जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा सम्मिलित थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस शासक के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। डी आंसर हो जाएगा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो डी आंसर होगा। देखिए डिटेल्स एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से ध्यान में आएगा। देखिए, औरंगजेब के शासन काल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक
हिंदू सेनापति थे। उसके काल में कुल सेनापतियों में 33% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 16%, शाहजहां के काल में 24%, औरंगजेब के काल में सबसे ज़्यादा कितना, तो 33% हिंदू थे, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मराठे थे, आधे से अधिक थे मराठे। ध्यान रखेंगे, डिटेल्स को पूछे जाते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम क्या है, तो वो थे औरंगजेब। आपको पता है, ठीक है। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है, तो वो है औरंगजेब को। औरंगजेब ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, तो वो था औरंगजेब के शासनकाल में ही जजिया को फिर से लगाया गया था, पुनः लगाया गया था। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, तो औरंगजेब के शासनकाल में जजिया को पुनः लगाया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है, तो दारुल इस्लाम, ठीक है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। ध्यान रखेंगे, चलाए गए जिहाद का अर्थ है तो दारुल इस्लाम है। बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदारदारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, दारुल हर्ब मतलब मुसलमानी देशों के विरुद्ध, दूसरे शब्दों में जब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए, जब तक कि इस्लाम के राज्य मतलब दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित न हो जाते। ठीक है, तो जिहाद का मतलब है दारुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीबी का मकबरा का निर्माता था, तो बीबी के मकबरा का निर्माता था औरंगजेब। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर होगा। बीबी का मकबरा का निर्माता था औरंगजेब था, डी आंसर होगा। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद्दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ठीक है, ताजमहल की तुलना में कम सुंदर है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो द्वितीय ताजमहल कौन कहलाता है, रबिया उद्दौरानी का मकबरा जो है वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, जिसे कि औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद्दौरानी का मकबरा था। ठीक है, कौन द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो रबिया उद्दौरानी का जो मकबरा है जिसे औरंगजेब ने बनवाया था, कहाँ, तो औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में बनाया था रबिया उद्दौरानी का मकबरा। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, तो औरंगजेब की पुत्री कौन थी, तो वो थी मेहरुनिसा। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, तो मेहरुनिसा जो थी औरंगजेब की पुत्री थी। मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थीं। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थीं जेबोनिसा, जीनतुन्निसा
और बद्रुन्निसा तथा जबतुन्निसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो जहां आरा को। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा बेगम सम्राट जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी जहां आरा। ठीक है, वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी जहां आरा, और शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत रामदास को उसके शासन काल से संबंधित किया जाता है। संत रामदास को किसके शासन काल से संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि दिल्ली का जो लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन उसमें जो मोती मस्जिद है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतः औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने लाल किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, लेकिन औरंगजेब ने महसूस किया कि अंदर भी मस्जिद होना चाहिए, तो उसने मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले के अंदर करवाया था। किसने? तो औरंगजेब ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को, क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल्स पे भी ध्यान देते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा मतलब प्रांत कई सरकारों मतलब जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। ठीक है, प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी फौजदार, अमलगुजार, काजी, कोतवाल, बितिकची और खजनदार होते थे। ठीक है, सूबा मतलब प्रांत, सरकार मतलब जिला, और सरकार को पुनः परगना या महल में बांटा गया था, विभाजित किया गया था। ठीक है, मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? तो पता है आपको कि सरकार बोला जाता था। जिला को, जनपद या जिला को सरकार बोला जाता था मुगल काल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। सूबा मतलब प्रांत और सरकार मतलब जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी था। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो मीर बख्शी जो था सेना का प्रधान था। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना था। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। डी आंसर हो जाएगा। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था, साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी, ये पे मास्टर वेतनाधिकारी कहा है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमन एवं अस्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवाने तन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो मनूची को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो मनूची को चिकित्सक नियुक्त किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। इन कथनों में से कौन होगा? अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। ये भी सही है। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। तो ये भी सही है। और जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो मिर्जाओं के साथ संलग्न नहीं किया था अहदी ने। तो ये गलत हो गया। तो 3 सही, 1, 2 और 3 सही हो गया। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। ये भी सही है। और सम्राट ही इसका आसन्न कर्नल था। ये भी सही है। 1, 2, 3 सही है। इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी तथा दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यद्यपि इनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे तथा इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र एवं घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। इनके लिए पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपये वेतन देने का उल्लेख मिलता है, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 रुपये से 15 रुपये तक ही वेतन दिया जाता था। अकबर के समय में अहदी सैनिकों की संख्या 12,000 हो गई थी। ये बादशाह के सबसे योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डिटेल्स को थोड़ा भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, तो मुहत्सिब कौन था? तो लोक आचरण अधिकारी था मुगल प्रशासन में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। कौन था? तो लोक आचरण अधिकारी था मुहत्सिब। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू किया जा सके। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिटेल्स देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ में आएगा।
मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। संभवतः दशमलव प्रणाली पर आधारित मंगोलों की सैन्य व्यवस्था ही, जिसकी कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन पर दिखाई पड़ती है, मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधार रही होगी। दिए गए विकल्पों में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एक साफ सुथरा प्रशासन को लागू करना था। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साफ सुथरी प्रशासन को लागू करना था। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। नहीं, सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। तो यही आंसर, ये सी गलत हो गया। इसमें 33 वर्ग थे, मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। तो इसमें 33 वर्ग थे, ये तो ठीक है। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, ये भी सही है। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, ये भी सही है। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, तो ये भी सही है। और सी क्या है? उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, तो ये गलत है। तो यही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे मनसबदारी व्यवस्था में, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, ये भी सही है। और मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। नहीं, आनुवंशिक नहीं होता था, इससे छीना भी जाता था मनसबदारी। और मनसबदारों के 3 वर्ग थे। ठीक है, तो ये सही है, मनसबदारों के 3 वर्ग थे, तो 1 सही हो गया, 3 सही हो गया। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, तो नहीं, ये भी गलत हो गया। तो 1 सही और 3 सही, तो डी आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा सही। ठीक है, 1 और 3 सही। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को आरंभ किया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जात का पद हाथी घोड़े आदि सभी की संख्या का द्योतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, जिसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। और तृतीय श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। ठीक है, मनसब आनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे। इन्हें वेतन नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। इनको वेतन जो नगद भी दिया जाता था या फिर जागीर के रूप में भी दिया जाता था मनसबदारों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राज्य की आय का स्रोत था भू राजस्व। ठीक है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व ही राज्य की आय का स्रोत था। सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछे जाते हैं। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, तो किसको? भू राजस्व को। भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है माल। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में
माल प्रतिनिधित्व करता है किसका, तो भू राजस्व का। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित है। ठीक है, भू राजस्व से संबंधित है माल शब्द, ध्यान रखेंगे इसको। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी अपने दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।